सो हेलो, आप सब कैसे हो? सो हेलो डियर डॉक्टर्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक। उससे पहले कि मैं आपको वेलकम बैक टू द चैनल, कि हमारा मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस, बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है। ठीक है, तो इस टॉपिक शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि क्लास 12th का है। उसको हम आज कवर करेंगे अपने वीडियो में। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से पहले मैं आपको कुछ एक दो चीजें बताना चाहूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसी टॉपिक को हम इसी जो ये टॉपिक लिखा हुआ है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसी को ही हम बाइफरकेट करके चलेंगे। ठीक है, इस टॉपिक से ही हम समझ में आ जाएगा कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, जब हमने इनहेरिटेंस की बात की थी, इनहेरिटेंस में क्या किया था हमने? इनहेरिटेंस जब हमने जेनेटिक मटेरियल वाला चैप्टर पढ़ा था, इनहेरिटेंस का चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने ये देखा था कि जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स तक जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं, उसको हमने इनहेरिटेंस बोल दिया। ठीक है, अगर मैं ये बोल रही हूँ कि भाई इसका जो नाक है ना वो अपने पापा की तरह दिखता है ना, इसका जो ये जो बोलती है वो मम्मी की तरह बोलती है ना, यहाँ से बोल देते हैं ना हम कि भाई कैसे बोलती है। तो वो सब जो कैरेक्टर्स होते हैं, चाहे वो सोशल कैरेक्टर्स हो, चाहे वो इमोशनल कैरेक्टर्स हो, चाहे वो आपके जेनेटिक मटेरियल हेरिडिटरी कैरेक्टर्स हो, वो सब चीजें जो भी कैरेक्टर्स होते हैं पेरेंट से प्रोजेनी तक ट्रांसफर होते हैं, उसको हम इनहेरिटेंस का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो जब हमने बात करी इनहेरिटेंस की, अब उस इनहेरिटेंस के भी मॉलिक्यूलर बेसिस पे हमें बात करनी है। इनहेरिटेंस का भी मॉलिक्यूलर बेसिस पे हमें बात करनी है। तो हम किसकी बात करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, हम डीएनए की बात करेंगे। तो डीएनए जो हमारा आज का मेन टॉपिक होगा वो डीएनए ही होगा, कि डीएनए क्या क्या करता है हमारे। ठीक है, तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। हमारा स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो इनहेरिटेंस होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो टॉपिक जो आज हम कवर करेंगे वो ये टॉपिक होंगे, मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे, और डीएनए जो मेजर टॉपिक होगा, मेजर फोकस होगा, वो डीएनए के ऊपर होगा, और फिर आगे आगे हम करते चलेंगे। ठीक है, तो अभी तक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, और जो नहीं आए हैं फटाफट अपने दोस्तों को बोल दो कि वो आ जाए। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया टॉपिक, इनहेरिटेंस। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि इनहेरिटेंस हमने जब जेनेटिक मटेरियल को कवर किया था, तो उसके अंदर हमने जो इनहेरिटेंस बायोलॉजी थी उसके अंदर हमने क्या देखा था? इनहेरिटेंस मतलब जो कैरेक्टर्स जा रहे हैं पेरेंट से उसकी प्रोजेनी में, उसको हमने क्या बोला? इनहेरिटेंस बोला। क्या बोला मैंने? कि पेरेंट से प्रोजेनी में जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं उसको हमने इनहेरिटेंस बोल दिया। और उसी कैरेक्टर्स का अगर मुझे मॉलिक्यूलर बेसिस पे देखना है तो उसको मैंने क्या बोल दिया? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब इनहेरिटेंस का मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करना, उसी को हम बोल देते हैं हमारी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसके बारे में आज पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो हमारा जो मेजर रोल प्ले करता है वो कौन करता है? उसमें डीएनए प्ले करता है रोल। डीएनए ही है जो हमारे जो इंफॉर्मेशन होती है उसको ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो डीएनए कैसे ट्रांसफर करता है, कौन व्हीकल होता है उसको ट्रांसफर करने का, आज हम सब कुछ पूरी इस वीडियो के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि हम स्टार्ट करेंगे अपने जो टॉपिक से इनहेरिटेंस क्या होता है? देखो, इनहेरिटेंस मैंने क्या बताया, अगर पेरेंट से, मैंने ये बोला कि पेरेंट से अगर कैरेक्टर्स का ट्रांसफर हो रहा है ना, कैरेक्टर्स का ट्रांसफर हो रहा है, कैरेक्टर्स का किसमें? ऑफस्प्रिंग्स के अंदर, है ना। ऑफस्प्रिंग्स के अंदर अगर कैरेक्टर्स का ट्रांसफर हो रहा है तो हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर बेस इनहेरिटेंस। ठीक है, और इसी का मॉलिक्यूलर लेवल पे हम स्टडी करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? इसके मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो नेक्स्ट जो आएगा हमारा मॉलिक्यूलर, तो इनहेरिटेंस का ही स्टडी करनी मॉलिक्यूलर लेवल पे, उसको हमने क्या बोला? इनहेरिटेंस बोला। तो अब ये देखो कि हम जो बने हुए हैं ना, जो हम है, मैंने क्या बोला कि जो ट्रांसफर कर रहे हैं कैरेक्टर्स कौन ट्रांसफर कर रहा है? एक व्हीकल है जो कि क्या है? डीएनए है ना। डीएनए ही हमारे जो इंफॉर्मेशन होता है उसको ट्रांसफर कर रहा होता है। ठीक है, तो डीएनए के बारे में हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले कि मैं ये बताऊं कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में सबसे पहले क्या आएगा। अब हमें ये पता चल गया जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक जो कैरेक्टर्स जा रहे हैं, है ना, उसको कौन ले जा रहा है भाई? अब कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो ले जा रहा होगा। ठीक है, तो देखो, जब हमने बात की थी जेनेटिक मटेरियल, तो जेनेटिक मटेरियल होगा, है ना, जेनेटिक मटेरियल वो लेके जा रहा होगा, इसको ट्रांसफर कर रहा होगा। अब जब हमने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा था, है ना, रिलेट करते हुए चलेंगे हर टॉपिक को, हमने क्या क्या कब कब पढ़ा, उससे रिलेशन से क्या होता है कि आपके मेमोरी में ना समझ में आ जाता है कि आप, अच्छा मैंने ये यार उस टॉपिक में पढ़ा था, तो याद हो जाता है वो चीजें। ठीक है, इसलिए हर चीज को जो भी पढ़ो उसको रिलेट करके पढ़ो एक दूसरे से, ताकि उसको रट्टा ना मारना पड़े, है ना। तो कॉम्प्रिहेंसिव हम बेशक कम पढ़ेंगे पर अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, और बहुत अच्छी डिटेल्ड में हम देखेंगे इसको। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल्स की बात करी, तो जेनेटिक मटेरियल को जब जेनेटिक मटेरियल की बात हुई तो उसके अंदर ये बताया, हमने बायोमोलिक्यूल्स की बात की थी।
अब हमारा बायोमोलिक्यूल्स क्या थे, ठीक है, मैं आपको पूरा ब्रीफ देती हूँ। बायोमोलिक्यूल्स क्या थे, बायोमोलिक्यूल्स हमारे 3 टाइप के थे। हमने प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा, हमने हमारे न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में पढ़ा, है ना, न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में पढ़ा, और इसी की डिटेल्ड स्टडी आज हम करने वाले हैं इस क्लास के अंदर। तो न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में पढ़ा और इसके बारे में पढ़ा, ठीक है। तो जो बायोमोलिक्यूल्स थे, है ना, बायोमोलिक्यूल्स थे, देखो बहुत सारे जो बायोमोलिक्यूल्स होंगे उनसे मिलके क्या बनेगा, सेल बनेगा। सेल से क्या बनता है, टिश्यू बनता है। टिश्यू के बाद क्या बनता है, ऑर्गन बनता है ना, ऑर्गन बनता है, और ऐसे ऑर्गन सिस्टम बनेगा, है ना, ऑर्गन सिस्टम बनेगा। अरे यार ये कैसे क्या हो गया, वेट, कैसे बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा। अरे व्हाई इट इज नॉट वर्किंग, लेट मी डू वन थिंग, इट इज नॉट फेसिंग यार। ओह दिस, व्हाट इज दिस यार, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, पता नहीं क्या हो गया ये, ठीक है। तो हम दोबारा से अपना फ्लो में दोबारा आते हैं, ये फ्लो थोड़ा बिगड़ गया, ठीक है। तो क्या बताया मैंने, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, वो थोड़ा ग्लिच हो गया था। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की बात करेंगे तो जेनेटिक मटेरियल की बात करेंगे। अब जेनेटिक मटेरियल के अंदर, हम जेनेटिक मटेरियल्स के अंदर बायोमोलिक्यूल्स थे। बायोमोलिक्यूल से मिल के क्या बना रही थी, सेल्स बन रही थी। सेल से मिल के क्या बन रहे थे, टिश्यू बन रहे थे। टिश्यू के बाद क्या बन रहा था, ऑर्गन बन रहा था, ऑर्गन सिस्टम बन रहा था, और ऐसे ऑर्गेनिज्म तैयार हो रहा था, ठीक है। तो हमने बायोमोलिक्यूल्स के अंदर प्रोटीन्स देखे, न्यूक्लिक एसिड देखे। अब हमारे न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन भी 2 टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले जो न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स कौन कौन से होंगे हमारे, आरएनए होगा, है ना, और डीएनए होगा। आरएनए और डीएनए की बात हमने कर दी, ठीक है। अब अगर प्रोटीन्स, है ना, प्रोटीन्स बनना, तो देखो अब पूरे जो मॉलिक्यूलर बायो में बात करेंगे, हम जेनेटिक मटेरियल की बात करेंगे, है ना, जेनेटिक मटेरियल कैसे कैसे अपने आप को रेप्लिकेट करता है। उसके बाद जेनेटिक मटेरियल से आरएनए कैसे बनता है, और आरएनए से हमारा फर्दर प्रोटीन क्या बनता है। इस पूरे सेगमेंट को डीएनए से डीएनए का बनना, डीएनए से आरएनए का बनना, और आरएनए से प्रोटीन का बनना, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा, ठीक है। और पूरी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इसी के अराउंड रिवॉल्व करती रहती है। किसके अराउंड रिवॉल्व करती रहती है, सेंट्रल डोग्मा के अराउंड रिवॉल्व करती है। कैसे, डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए, पहले डीएनए से डीएनए बनेगा खुद, ठीक है। ये देखो, डीएनए से डीएनए का बनना, है ना, डीएनए से डीएनए का बनना। अब डीएनए से आरएनए का बनना, और आरएनए से प्रोटीन्स का बनना फर्दर, उसको हमने क्या बोला, उसको हमने बोल दिया हमारे पूरा सेंट्रल डोग्मा, इसी के अराउंड पूरा रिवॉल्व करेगा, ठीक है। ये बात हो गई। अब नेक्स्ट जो हम, ये थोड़ा ओवरव्यू हो गया। अब हम ये देखेंगे हेरिडिटी और इनहेरिटेंस के बीच का डिफरेंस क्या है। हेरिडिटी और इनहेरिटेंस के बीच का डिफरेंस क्या होगा, देखो हेरिडिटरी इनहेरिटेंस मैंने आपको बताया, जो पेरेंट्स से कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं, पेरेंट्स से जो उसके ऑफस्प्रिंग्स में जो कैरेक्टर्स जाते हैं, उसको हम इनहेरिटेंस का नाम दे देते हैं, ठीक है। वो कैरेक्टर्स कोई से भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं, जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे सोशल कैरेक्टर्स हो गया, इकोनॉमिक, इमोशनल कैरेक्टर्स हो गया, या फिर कोई भी आपके पूरी जितने भी कैरेक्टर्स हैं सारे ट्रांसफर होते हैं, इनहेरिटेंस हो जाता है पेरेंट से लेके ऑफस्प्रिंग तक। कैसे बता रही हूँ मैं, देखो हम आपको पता है कि जो 1 पेरेंट है, ठीक है, एक पेरेंट है, 2 पेरेंट है, दूसरा पेरेंट है, ठीक है, इनके पास 46 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। अब क्रोमोसोम से एक आधा इसका कैरेक्टर गए, आधे इस पेरेंट के कैरेक्टर गए, और ये क्या बना लिया, ऑफस्प्रिंग्स बना लिया। मतलब आधे पेरेंट्स के कैरेक्टर, मतलब अगर मैं बोलूं तो ये फादर है और ये मदर है ना। तो कुछ फादर के कैरेक्टर्स, कुछ फादर कैरेक्टर्स, कुछ मदर कैरेक्टर्स किस में चले जाएंगे, ऑफस्प्रिंग्स में चले जाएंगे, ठीक है, ऑफस्प्रिंग में चले जाएंगे। तो इस बेसिस पे हमने इनहेरिटेंस देखा, ठीक है। अब अगर मैं हेरिडिटरी की बात करूं, इसके अंदर मैं ये बोलूं कि हेरिडिटरी का क्या डिफरेंस होता है, तो हेरिडिटरी क्या होता है, इसके अंदर ये सब चीजें कैसे कैरेक्टर्स आ रहे थे, क्रोमोसोम्स की फॉर्म में, है ना। क्रोमोसोम्स जो व्हीकल्स है, क्रोमोसोम्स की फॉर्म में, क्रोमोसोम्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए होता है, और डीएनए से सारे कैरेक्टर्स चले जाते हैं व्हीकल्स की फॉर्म में, ट्रैवल कर करके जनरेशन टू जनरेशन चले जाते हैं, ठीक है।
अब अगर मैं सारे कैरेक्टर्स की बात करूंगी तो मैं किसकी बात करूंगी, सारे कैरेक्टर्स की बात करूंगी तो मैं इनहेरिटेंस की बात करूंगी. बट इफ आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट द डीएनए, इफ आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट द डीएनए, आई विल मेक श्योर इट इज कॉल्ड एज हेरिडिटरी. मतलब अगर मैं डीएनए को ट्रांसफर होना, मतलब जेनेटिक मटेरियल ही ट्रांसफर करवा रही हूँ, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर करा रही हूँ पेरेंट से उसकी प्रोजेनी में, मतलब पेरेंट से उसकी ऑफस्प्रिंग्स में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेरिडिटरी बोलेंगे. ठीक है, डिफरेंस क्लियर हुआ कि जब जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है, तो उसको हम हेरिडिटरी बोलते हैं. और जितने भी कैरेक्टर्स पेरेंट से लेके जिसकी प्रोजेनी तक जितने भी कैरेक्टर्स जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं. अब अगर डिफरेंस पूछा जाए हेरिडिटरी इनहेरिटेंस में क्या होता है, तो मेक श्योर कि आप बता पाओ. ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो बीच बीच में भी. ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं. आया समझ में, पूरा इसका ओवरव्यू समझ में आ गया कि हम क्या पढ़ने वाले हैं आज. ठीक है, अब हमारा जो मेन काम है, जो डीएनए है ना, जो जिसके बारे में हम इतनी जो गाथा है वो गा रहे थे, अब हम वो पढ़ेंगे डीएनए होता क्या है. तो डीएनए, मैं अगर न्यूक्लिक एसिड की बात करूं तो मैंने न्यूक्लिक एसिड देखा था, और जो बस एक जो हमने देखो, पहले हमने ना एक टर्म लिविंग वर्ल्ड जब हमने पढ़ा था तो उसके अंदर हमने एक चीज बोली थी कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना, लिविंग वर्ल्ड जब हमने पढ़ा तो उसके अंदर देखा कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, मैं रिलेट करते हुए चल रही हूँ. ठीक है, चैप्टर्स को तो आप एक बार आप भी करना अपने बैक ऑफ द माइंड में, ताकि आपको समझ में आ जाए. तो जब लिविंग वर्ल्ड में हमने ये चैप्टर पढ़ा था तो हम ये देखा था जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ जेनेटिक मटेरियल, है ना, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ जेनेटिक मटेरियल, है ना. अगर राइटिंग समझ में ना आए तो आप मुझे बता भी सकते हो, मैं दोबारा लिख दूंगी, बट आई होप इट इज क्लियर टू यू. ठीक है, तो ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जेनेटिक मटेरियल से बनते हैं. अब वो जेनेटिक मटेरियल मैंने क्या बताया था, डीएनए भी हो सकता है ना, और आरएनए भी हो सकता है. डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है. अब देखो, अगर मैं ये बोलूं कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सारे जेनेटिक मटेरियल से बने हैं या फिर न्यूक्लिक एसिड से बने हैं, तो ये स्टेटमेंट सही होगा? बताओ मुझे चैट सेक्शन में पूरा. अगर ये अगर ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ जेनेटिक मटेरियल, तो ये स्टेटमेंट सही होगा या न्यूक्लिक एसिड सही होगा? हाँ, सही होगा, क्योंकि अगर मैं न्यूक्लिक एसिड की बात कर रही हूँ तो न्यूक्लिक एसिड के अंदर दोनों आ रहे हैं, डीएनए भी आ रहा है हमारा और आरएनए भी हमारा आ रहा है. ठीक है, अगर मैं न्यूक्लिक एसिड की बात कर रही हूँ तो अगर मैं ये स्टेटमेंट बोल रही हूँ कि ऑल ऑर्गेनिजम्स इन द अर्थ, ठीक है, आर मेड अप ऑफ जेनेटिक मटेरियल या फिर न्यूक्लिक एसिड, तो इट इज अ गुड स्टेटमेंट या फिर इट इज अ परफेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है, वो न्यूक्लिक एसिड, वो जो न्यूक्लिक एसिड हो सकता है वो कुछ भी हो सकता है, वो डीएनए भी हो सकता है, वो आरएनए भी हो सकता है, उसको हम फर्दर अभी डिस्कस करते हुए चलेंगे. ठीक है, तो हम ये बात करते हैं. तो जो हमारा डीएनए और आरएनए होता है, अगर मैं न्यूक्लिक एसिड की बात करूं तो न्यूक्लिक एसिड को मैं एक टर्म दे सकती हूँ, है ना, न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लिक एसिड के अलावा मैं एक चीज और बोल सकती हूँ. ठीक है, आप मुझे बताओ कि कोई मुझे बताएगा क्या बोल सकती हूँ मैं इस न्यूक्लिक एसिड को? इस न्यूक्लिक एसिड को मैं क्या बोल सकती हूँ? इस न्यूक्लिक एसिड को मैं बोलूंगी पॉली न्यूक्लियोटाइड. क्या बोलती हूँ? पॉली न्यूक्लियो. ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, मतलब जो न्यूक्लिक एसिड होंगे वो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से बने होंगे. पॉली का मतलब क्या होता है? बहुत सारे, मैनी. और न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं. बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, किसके ब्लॉक्स होते हैं? बिल्डिंग, न्यूक्लिक एसिड के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं. अब याद करो, मैंने आपको बिल्डिंग ब्लॉक्स कब कराए थे? रिलेट करते हुए चल रहा हमें, कब कराए थे मैंने आपको बिल्डिंग ब्लॉक्स? जब हमने बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में देखा था. बिल्डिंग ब्लॉक्स मैंने ये बताया था, प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक्स अमीनो एसिड्स होते हैं. अमीनो एसिड्स से मिल मिल के क्या बना देते हैं? प्रोटीन बना देते हैं. ऐसे जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं, उनका जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड्स होता है. ठीक है, ये बात हो गई. अब कार्बोहाइड्रेट्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स मैंने क्या बताए थे? जो कार्बोहाइड्रेट्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन से थे? मोनोसैकेराइड्स थे. मोनोसैकेराइड्स से क्या बन रहे थे? पॉलीसैकेराइड्स बन रहे थे. तो हर चीज जो बताई गई थी पहले, वो हर आगे आने वाले चैप्टर्स में आएगी. तो ये भूल के भी मत भूलना ये सब चीजें. ठीक है, एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट यू शुड नो दीज थिंग्स
ओके सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं तो न्यूक्लियोटाइड है ना, न्यूक्लियोटाइड है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बिल्डिंग ब्लॉक्स है। अब मैंने आपको जब बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में बताया था तो बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या बताए थे मैंने कि जब जैसे जैसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब पॉलीन्यूक्लियोटाइड को मैं ऐड करते हुए चलूंगी तो मेरा पूरा क्या बन जाएगा, न्यूक्लिक एसिड बन जाएगा। जैसे सिंपल अगर हम सोचें एक चीज से, तो अगर मैं एक घर में मतलब अगर मैं ईंटें लगाती हुई चल रही हूँ, ठीक है, अगर मुझे एक अच्छा सा बड़ा सा वो बनाना है या फिर एक कमरा ही बनाना है या फिर कुछ कुछ भी बनाना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, उसको यूज करूंगी, मतलब मैं क्या करूंगी, उनको जो ईंटें होती है, जो ब्लॉक्स होते हैं, उनको बनाती हुई चलूंगी, है ना, ब्लॉक्स बनाती हुई चलूंगी, तो मेरे क्या बन जाएंगे, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। मतलब अगर मैंने एक लेयर लगा दी इसकी, है ना, ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, एक लेयर इसकी ऐसे लगाई, ठीक है, फिर उसके बाद मैंने ऐसे लेयर लगाई, तो ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है ना ऊपर नीचे जो बनते जा रहे हैं, ये पूरा क्या बना लेगा, हमारा न्यूक्लियोटाइड्स बना लेंगे, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स बना लेंगे। तो इसको हमने क्या बोल दिया, न्यूक्लियोटाइड बोल दिया। अब अगर मैं आगे बात करूं तो नेक्स्ट जो हमने पढ़ा, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल था, है ना, यहाँ से पढ़ा जेनेटिक मटेरियल था, जेनेटिक मटेरियल को हमने क्या बोला, न्यूक्लिक एसिड, है ना, न्यूक्लिक एसिड था। न्यूक्लिक एसिड में हमने दो न्यूक्लिक एसिड्स की बात करी, एक हमने बात करी डीएनए की बात करी, फिर हमने किसकी बात करी, आरएनए की बात करी, है ना। अब हमने इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स को देख लिया, ठीक है। अब अगर मैं ये बोलूं, ठीक है, तो 99% जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, 99% ऑफ ऑर्गेनिज्म, 99.9% ऑर्गेनिजम्स किसके बने होते हैं, डीएनए के बने होते हैं। और 0.01% जो हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, वो बने होते हैं आरएनए के। अगर मैं 0.01% ऑर्गेनिजम्स की बात करूं तो वो कौन से हो सकता है, चैट सेक्शन में मुझे बताना जरा एक बार लिख के कि कौन कौन से हो सकते हैं। देखो मैं आपको बता देती हूँ, जो आरएनए होता है वो बहुत ही कम ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है, इसलिए हमने लिखा 0.01% प्रेजेंट होता है। तो किस में प्रेजेंट होता है, ये बहुत ही एग्जाम्पल आपको याद होगा, जैसे जब हम जो वो दिन थे जब सब कोविड में क्या बन गए थे, मास्टर शेफ बन गए थे। तो जो कोरोना वायरस है ना, कोरोना का जो पीरियड था, कोविड टाइम था, उसके अंदर जो वायरस आया था, हमारा जो बिलव्ड वायरस है ना, बिलव्ड बहुत प्यारा वायरस है जिसने हमें बिल्कुल कमरों में बंद कर दिया था। उस वायरस के अंदर हमारे क्या थे, आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल था, आरएनए क्या था, एज अ जेनेटिक मटेरियल था। अब 0.0, अब दूसरा, और टोबैको मोज़ैक वायरस, टोबैको मोज़ैक वायरस क्या था, टोबैको मोज़ैक वायरस, ठीक है, ये जो वायरस होता है ये बेसिकली प्लांट्स के अंदर डिजीज कॉज करता है। प्लांट के अंदर जो डिजीज कॉज करेगा ये वाला वायरस कौन सा है, टोबैको मोज़ैक वायरस, और ये आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है। अब 99% ऑर्गेनिजम्स के अंदर डीएनए होता है, ठीक है। अब ये सब होता क्यों है, कभी सोचा है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके अंदर ज्यादातर डीएनए ही प्रेजेंट होता है और आरएनए होता है, ठीक है। तो इसका एक लॉजिक है कि जिसके अंदर स्टेबिलिटी ज्यादा होगी वो जेनेटिक मटेरियल ज्यादा होगा ऑर्गेनिजम्स के अंदर, सिंपल बात है। आरएनए की जो स्टेबिलिटी होती है वो बहुत ही कम होती है एज कंपेयर टू डीएनए। डीएनए इज मोर स्टेबल जेनेटिक मटेरियल देन आरएनए, ठीक है। तो जो डीएनए होता है हमारा क्या होता है, लेस स्टेबल, सॉरी, डीएनए इज अ मोर स्टेबल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो जो डीएनए होता है इज मोर स्टेबल, ठीक है, डीएनए हमारा मोर स्टेबल होता है ऑर्गेनिज्म, और जो ये होता है वो लेस स्टेबल होता है, लेस स्टेबल होता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है भाई कि ये मोर स्टेबल होता है और ये लेस स्टेबल होता है, देखो इसके नाम से हम इसको इसके नाम से समझ लेते हैं भाई क्यों ये लेस स्टेबल होता है और ज्यादा वो होता है, ठीक है। तो डीएनए का जो नाम होता है वो क्या होता है, डीऑक्सी, क्या होता है, डीऑक्सी, है ना, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक एसिड बोल सकते हैं हम उसको, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड बोल सकते हैं। और जब आरएनए का होता है, आरएनए को क्या बोलेंगे, राइबोस न्यूक्लिक एसिड, है ना, राइबोस, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, ये होता है। अब इसके अंदर क्या होता है, जो इसका स्ट्रक्चर होता है ना, डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर सिंपल, इसके बाद समझ में आ रहा है इसके लाइन से कि डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन का तो रिमूवल हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। तो जिसके अंदर ऑक्सीजनेशन का रिमूवल होगा, मतलब ऑक्सीजनेशन नहीं होगा, तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, है ना, ज्यादा स्टेबल होगा। तो ऑक्सीजनेशन अगर नहीं होगा तो ज्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। ऑक्सीजनेशन अगर नहीं होगा तो सिंपल बात है, जो रिएक्टिविटी क्या होगी, रिएक्टिविटी कम होगी, है ना, रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। अगर रिएक्टिविटी कम हो गई, है ना, तो स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, सिंपल बात है, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। अब
अगर मैं बात करूं इसकी, है ना, तो इसके अंदर ऑक्सीजनेशन, क्योंकि इसके अंदर तो डीऑक्सी, ऑक्सीजन तो है ना प्रेजेंट, तो ऑक्सीजन ज्यादा है ना, ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो क्या होगा, रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, है ना, ज्यादा उछल कूद करेगा बेचारा, ज्यादा रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, और जैसे रिएक्टिविटी ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी बिल्कुल कम हो जाएगी। ठीक है, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, आई बात समझ में, क्या है ये, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो इसलिए जो डीएनए होता है वो ज्यादातर जेनेटिक मटेरियल होता है, किसके अंदर, ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ठीक है, ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स के अंदर डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं आपको तो पता चल जाएगा आगे। देखो, अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्ट्रक्चर के अंदर हम डीएनए की बात करते हैं। यहाँ पर पहले हम डीएनए और हम आरएनए दोनों देख लेते हैं यहीं पे। ठीक है, मेरा बहुत ही गंदा स्ट्रक्चर है वैसे तो, ध्यान मत देना स्ट्रक्चर पे ज्यादा, तो ठीक है, पर ये देख लेना कि इसमें क्या क्या लगेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर OH H OH H OH H एंड CH2OH। तो ये स्ट्रक्चर किसका है, कमेंट सेक्शन में बताना मुझे किसका स्ट्रक्चर है। जब हमने बायोमोलिक्यूल्स पढ़े थे तो इनके स्ट्रक्चर सबके देखे थे, किसके क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं ना। तो ये किसका स्ट्रक्चर होगा, हमारा राइबोस का स्ट्रक्चर होगा, है ना, राइबोस शुगर का स्ट्रक्चर होगा, राइबोस शुगर का स्ट्रक्चर होगा। अगर मैं इसके अंदर ऑक्सीजन हटा देती हूँ, ऑक्सीजन अगर मैं हटा रही हूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, OH H H, है ना, ऑक्सीजन इसमें रिमूवल हो गया। सेकंड नंबर पे यहाँ पे होता है रिमूवल, ऑक्सीजन का जो रिमूवल होता है वो यहाँ होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये डीऑक्सी हो गया, है ना, डीऑक्सी हो गया। यहाँ पर OH H CH2OH, है ना। तो इसके अंदर सिंपल बात है, इसके अंदर ऑक्सीजनेशन कम है, ऑक्सीजनेशन है ही नहीं, ऑक्सीजनेशन नहीं है तो जो रिएक्टिविटी है वो भी कम है, और रिएक्टिविटी कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो ज्यादा चुलबुले बच्चे होते हैं ना, उनके अंदर स्टेबिलिटी बिल्कुल कम होती है, वो मतलब बैठ नहीं सकते टिक के, है ना। तो ये समझ लेना, जो अगर स्टेबिलिटी, अगर जो ज्यादा चुलबुला होगा, है ना, जो ज्यादा चुलबुला होगा, जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा, जैसे कहते हैं ना कि एनर्जी होगी या चुलबुलाहट ज्यादा होगी, तो वो उनके अंदर ना बहुत ही कम, मतलब ऐसा होता है कि वो बैठ जाएंगे टिक के, उनको बस ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ कर दे बस हम, है ना, जैसे कि शरारत कर दे कोई, वो कर दे। तो ऐसे ही होता है, जो रिएक्टिविटी, जिसके अंदर रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, उसके अंदर स्टेबिलिटी बहुत ही कम होगी। ऐसे हम याद कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो जो डीएनए होता है, दैट्स व्हाई इट इज मोर जेनेटिक मटेरियल देन आरएनए, डीएनए ज्यादा होता है एज कंपेयर टू आरएनए। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं जो हम देखेंगे, जो इसको ज्यादा स्टेबल एक जेनेटिक मटेरियल बनाती है। ज्यादा तक स्टेबल जो जेनेटिक मटेरियल बनाएगी वो क्या होगा, देखो अब हम न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं। अब मैंने बात की थी जो हमारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स थे, है ना, मैंने बात क्या की थी, जो हमारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स को मैं रब कर देती हूँ, 1 सेकेंड। ठीक है, तो हम जब अगर बात कर रहे थे पॉलीन्यूक्लियोटाइड की, है ना, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की, तो इसके अंदर मैं ये देखूंगी जो हमारा न्यूक्लियोटाइड है, क्या था, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड क्या था, बिल्डिंग ब्लॉक था। किसका बिल्डिंग ब्लॉक था, न्यूक्लिक एसिड का बिल्डिंग ब्लॉक था। तो इसके अंदर बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंदर क्या क्या चीजें ऐसी आएंगी जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या है, सबसे पहला क्या होगा, है ना, नाइट्रोजिनस बेस, पहले तो बेस होगा उसका, नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजनस बेस, है ना। और उसके बाद आएगा हमारा पेंटोज शुगर, या फिर यहां पर आ जाएगा हमारा फॉस्फेट। ठीक है, फॉस्फेट आ जाएगा। अब पेंटोज शुगर के अंदर भी दो चीजें आती हैं, पेंटोज शुगर के अंदर भी दो चीजें आएंगी। एक आता है हमारा, पेंटोज शुगर कौन सी होती है, 5 कार्बन की शुगर होती है। तो एक आता है हमारा राइबोज, और फिर आता है हमारा डीऑक्सीराइबोज, जिसके बारे में हमने चर्चा की थी, है ना, जिसके बारे में हमने चर्चा की थी अभी, डीऑक्सीराइबोज। अगर मैं न्यूक्लिक एसिड की बात करूंगी तो न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप के होते हैं, एक होगा हमारा प्यूरिन्स, है ना, प्यूरिन्स, एक होगा हमारा पिरामिडीन्स, पिरामिडीन्स होता है। ठीक है, एक होता है हमारा प्यूरिन्स, एक होता है हमारा पिरामिडीन्स। अब अगर मैं बात करूं, ठीक है, प्यूरिन्स पिरामिडीन्स, तो प्यूरिन्स कितने टाइप के होते हैं, प्यूरिन्स के अंदर 2 टाइप होते हैं, इसके अंदर CUT, ठीक है, तो AG, है ना, AG, और उसके बाद क्या होता है CUT कट। अब देखो मैंने क्या लिख दिया, समझ ही नहीं आया भैया, तो है ना, तो AG। अगर जो हमारा प्यूरिन्स होते हैं ना, प्यूरिन्स के अंदर कौन सा ग्रुप, 2 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, न्यूक्लिक बेसिक होते हैं, उसको हम बोलते हैं एडेनिन, ठीक है, एडेनिन बोलते हैं, और एक को हम बोलते हैं ग्वानिन,
ग्वानाइन बोलते हैं, ठीक है। अब जो ये सी का मैं यहाँ लिख देती हूँ थोड़ा सा ना, ये इरिटेटिंग सा हो रहा है CUT, ठीक है। तो साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन, ठीक है, ये पिरामिडीन्स होते हैं। तो अगर हम इसको याद करेंगे तो कैसे याद करेंगे भाई, कि जो प्यूरिन्स होते हैं ना, प्यूरिन्स मतलब कैसे याद करेंगे, देखो प्यूरिन्स को लर्न करने का एक तरीका है, यार इसमें चेंज कहाँ से होगा ये, लाइक वेट सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है। तो प्यूरिन्स कहाँ पे होगा, एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है। तो प्यूरिन्स को कैसे याद करेंगे, पू से GA है ना, तो पूजा, अगर पूजा आएगी तो क्या आ जाएगा, प्यूरिन्स मतलब GA आएगा, ठीक है, प्यूरिन GA आएगा। और बाकी का जो बचा पिरामिडीन है ना, ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत खतरनाक सा वर्ड है, तो ये काट डालेगा, तो ये तो कट आ जाएगा, कट है ना, CUT कट। पिरामिडीन्स के अंदर CUT कट आता है, प्यूरिन्स के अंदर क्या आता है, A and G, एडेनिन एंड ग्वानिन, तो पूजा आ जाएगा, ठीक है। अब आप ये समझेंगे पिरामिडीन्स। अब हमें ये पता होना चाहिए कि DNA के अंदर कौन सा होता है और RNA के अंदर कौन सा होता है, ठीक है। जो DNA होता है ना, DNA के अंदर दोनों चीजें होती हैं। DNA के अंदर अगर मैं DNA और RNA की बात करूं तो प्यूरिन्स के अंदर दोनों होंगे, ठीक है। अगर DNA और RNA होंगे तो दोनों के प्रेजेंट होगा, प्यूरिन्स दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है, DNA हो चाहे वो RNA हो, ठीक है। बट जो C DNA के प्रेजेंट होता है, ठीक है, और T DNA के अंदर प्रेजेंट होता है, और जो U होता है वो सिर्फ और सिर्फ RNA के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है, RNA के अंदर प्रेजेंट होगा। तो मतलब अगर जहाँ पे U आ जाएगा, यूरेसिल जो आ जाता है वो RNA के अंदर प्रेजेंट होता है, और DNA के अंदर थायमिन प्रेजेंट होता है। तो एक यूरेसिल भी है जो कि RNA को एज अ जेनेटिक मटेरियल क्या बना देता है, अनस्टेबल बना देता है जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। जो यूरेसिल होता है वो जेनेटिक अनस्टेबल बना देता है किसको, RNA को। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं जो RNA होता है जस्ट बिकॉज ऑफ यूरेसिल भी एक अनस्टेबल जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, ठीक है, ये हो गया। अब हम इनके अंदर देखेंगे कि इसकी प्यूरिन्स की बॉन्डिंग कैसे होती है, पिरामिडीन्स कैसे एक दूसरे के साथ बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो देखो अगर मैं बात करूंगी, A की बॉन्डिंग होगी हमेशा डबल बॉन्ड के साथ T के साथ। हमेशा याद रखना प्यूरिन्स की बॉन्डिंग होती है किसके साथ, पिरामिडीन्स के साथ, है ना। प्यूरिन्स और पिरामिडीन्स की बॉन्डिंग होती है, दिख तो रहा है ना, नहीं दिख रहा। तो प्यूरिन्स और पिरामिडीन्स की बॉन्डिंग होती है, लेट मी शो यू, प्यूरिन्स एंड पिरामिडीन्स की बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो अगर A की बॉन्डिंग होगी तो किसके साथ होगी, T के साथ होगी, डबल बॉन्ड, ठीक है। और G की बॉन्डिंग होगी तो ट्रिपल बॉन्ड C के साथ होगी, ठीक है। G की बॉन्डिंग C के साथ, A की बॉन्डिंग T के साथ, और ये सब किस में है, DNA के अंदर आएगा। अगर मैं RNA की बात करती हूँ तो T की जगह मैंने क्या बताया था, या तो T या तो U। अगर A मतलब T आएगा तो किसके अंदर आएगा, DNA के अंदर आएगा। अगर U आएगा तो यूरेसिल किसके अंदर आएगा, RNA के अंदर आएगा। तो अगर A मतलब A की बॉन्डिंग अगर U से होगी तो ये दिस इज प्रेजेंट इन RNA, अगर A की बॉन्डिंग T से होगी दिस इज प्रेजेंट इन DNA, ठीक है। और जो G ट्रिपल बॉन्ड C इज प्रेजेंट इन दी DNA ओनली, ठीक है। अब देखो इससे ट्रिपल बॉन्ड और ये क्या है, ठीक है, इसके अंदर क्या है कि मतलब जब डबल बॉन्ड होता है तो A और T एक दूसरे के साथ डबल बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है, डबल बॉन्डिंग करते हैं। अब हमें पता कैसे चलेगा, देखो कैसे पता चलेगा दोनों के अंदर कैसे बॉन्डिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो देखो G और T है ना, G और T, एक्सट्रीमली सॉरी, देखो तो G भी ऐसे बनता है और C भी ऐसे बनता है। तो जब दोनों एक दूसरे के बनेंगे तो तीनों ट्रिपल बॉन्ड से बन जाएंगे, ठीक है, दोनों ट्रिपल बॉन्ड से बन जाएंगे। और बाकी जो बचा हमारा A और T तो वो डबल बॉन्ड लग जाएगा, ठीक है। ऐसे भी पता कर सकते हो आप, ऐसे भी कर सकते हो। तो अभी हमने क्या पढ़ा, न्यूक्लियोटाइड पढ़ा, तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर तीनों चीज आती है। एक आता है हमारा न्यूक्लिक नाइट्रोजनस बेस, फिर आता है पेंटो शुगर, फिर आता है हमारा फॉस्फेट। तो नाइट्रोजनस बेस के अंदर क्या थे, प्यूरिन्स थे, है ना, पिरामिडीन्स थे। प्यूरिन्स के अंदर क्या था, A और G था, जो कि किसके अंदर प्रेजेंट था, दोनों के अंदर प्रेजेंट था, DNA के अंदर प्रेजेंट था, RNA के अंदर प्रेजेंट था। एडेनिन और ग्वानिन बोलते हैं इसको। हम कैसे याद किया था हमने इसको, पूजा के नाम से, पू मतलब प्यूरिन, और GA आएगा तो किसके अंदर आएगा, ये RNA DNA दोनों के अंदर आता है, ठीक है। अगर मैं पिरामिडीन्स की बात करूं तो पिरामिडीन्स बहुत बड़ा सा नाम है, CUT कट, तो DNA एंड क्या हो जाएगा, RNA और
डीएनए, ठीक है। तो यूरेसिल किसके अंदर आएगा, हमारा आरएनए के अंदर आएगा। टी जो थायमीन होगा वो किसके अंदर आएगा, डीएनए के अंदर आएगा। और साइटोसिन भी डीएनए के अंदर आएगा। और इन दोनों के बीच में कैसी बॉन्डिंग होती है, प्यूरिन इज इक्वल टू पिरामिडीन। तो पिरामिडीन जो जी और सी आता है वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ बॉन्डिंग होता है, और ए और टी किसके साथ होता है, डबल बॉन्ड के साथ होता है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि इसके साथ एक रूल एसोसिएटेड है, इसका रूल क्या है, एक चारगाफ्ट रूल है, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे इसको आगे। चारगाफ्ट रूल के अंदर क्या होता है कि अगर चारगाफ्ट रूल के अंदर क्या होता है, प्यूरिन इज ऑलवेज इक्वल टू द पिरामिडीन। जितना प्यूरिन होगा उसके इक्वल पिरामिडीन होगा, ठीक है। तो प्यूरिन एंड पिरामिडीन आर इक्वल टू वन अनदर, तो जैसे बॉन्डिंग होती है। अब हम फॉस्फेट की बात करते हैं। तो फॉस्फेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ तो बस फॉस्फेट है, ठीक है। तो फॉस्फेट आ जाएगा, है ना। तो अगर मैं न्यूक्लियोटाइड की बात करूंगी, देखो डिफरेंस था, मैंने क्या बताया था कि जो हमारा डीएनए होता है ना, डीएनए के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, मतलब न्यूक्लियोटाइड्स के, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, या फिर न्यूक्लिक एसिड के कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या थे हमारे, न्यूक्लियोटाइड था और एक था न्यूक्लियोसाइड था, ठीक है। तो हमारा जब न्यूक्लियोटाइड की बात की तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या आ गए, तीनों चीजें आ गई, नाइट्रोजनस बेस आ गया, पेंटोज शुगर आ गया, फॉस्फेट आ गया। नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट, तीनों चीजें आ जाएंगी। बट अगर मैं न्यूक्लियोसाइड की बात करती हूँ तो हम क्या करेंगे, देखो न्यूक्लियोसाइड की बात करूंगी तो हम एक चीज को साइड कर देंगे, ठीक है। तो कैसे याद करेंगे इसको, हम एक चीज को साइड कर देंगे, दैट विल बी, अगर मैं न्यूक्लियोसाइड की बात करती हूँ, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड की बात करूंगी तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। देखो न्यूक्लियोटाइड में क्या था, तीनों चीजें थी, न्यूक्लियोटाइड में तीनों चीजें थी, है ना। न्यूक्लियोटाइड को अगर मैं फॉस्फेट को साइड कर दूंगी, मतलब न्यूक्लियोटाइड में से अगर मैंने फॉस्फेट को साइड कर दिया तो क्या बन जाएगा, हमारा न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। मतलब अगर कहने का मतलब है तो जो न्यूक्लिक साइड होगा वो क्या होगा, जो न्यूक्लियोसाइड होगा दैट विल बी, इसी में प्रॉब्लम हो रही है, हाँ, जो न्यूक्लियोसाइड होगा दैट विल बी नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, एंड पेंटोज शुगर, बस यही आएगा किसके अंदर, न्यूक्लियोसाइड के अंदर, ठीक है। अगर हम न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं तो क्या आता है, तीनों चीजें आती है, क्या आता है, नाइट्रोजनस बेस आता है, पेंटोज शुगर आता है और फॉस्फेट आता है, तीनों चीजें आएंगी। तो हमें तीनों, अगर मैं ये बोलूं कि डिफरेंस बताओ न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में, तो बता पाओगे अब, ठीक है, बता पाओगे ना। कोई भी डाउट होगा तो मुझसे पूछ सकते हो। तो न्यूक्लियस, हमने जेनेटिक मटेरियल के बारे में ये देखा। अब अगर मैं ये बोल रही हूँ कि एक जेनेटिक मटेरियल ही है जो हमारी इन्फॉर्मेशन को लेके जाता है, क्योंकि देखो सिंपल बात है कि हम सेल है ना, बायोमोलिक्यूल से क्या बनी, सेल बनी, सेल से आगे टिश्यूज बने, तो कुछ ना कुछ तो सेल की गैदरिंग, देखो बायोमोलिक्यूल से गैदरिंग हुई तो सेल बनी, सेल की गैदरिंग हुई तो टिश्यूज बने, है ना। तो कुछ ना कुछ तो, जैसे न्यूक्लियोटाइड्स की जो गैदरिंग हुई तो क्या बने, न्यूक्लिक एसिड बने, न्यूक्लिक एसिड से हमने डीएनए के बारे में पढ़ा, डीएनए का हमने ये पढ़ा कि जो डीएनए है ना वो एक सोर्स है ले जाने का, क्या ले जाने का, इंफॉर्मेशन ले जाने का, किससे, पेरेंट से जनरेशन टू जनरेशन ले जाने का, ठीक है। और क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो एक क्या होते हैं, व्हीकल होते हैं, मतलब एक कैरी करने का काम करते हैं क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, अगर मैं क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाऊं ऐसे, तो क्रोमोसोम्स के अंदर इसी को ही अगर मैं इनलार्ज करूं तो देखो ये वाला सेगमेंट, अगर ये एक हमारे इसके अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, और यही डीएनए आगे जाके ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, आगे जाके क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो यही डीएनए के बारे में, ठीक है। अब हम जो आगे बात करेंगे उसकी कुछ एक्सपेरिमेंट्स की बात करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स कौन कौन से हुए थे, है ना, ये प्रूव करने के लिए कि हाँ बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है या फिर कुछ और है, ठीक है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो सेंट्रल डोग्मा था उसने क्या कहा था, सेंट्रल डोग्मा ने ये कहा था कि डीएनए से डीएनए का बनना, डीएनए से आरएनए का बनना और आरएनए से प्रोटीन का बनना, इस पूरे प्रोसेस को जो हम पूरा काम कर रहे हैं ना, ये सब चीजें डिसाइडेड होती है पहले से ही, है ना। वरना एक बात बताओ, सिंपल बात है कि एक जाइगोट है ना, दो पेरेंट से, वन पेरेंट टू पेरेंट, है ना, दोनों पेरेंट से मिलके क्या बन गया, जाइगोट बन गया। अब इस जाइगोट ही पूरी लाइफ को डिसाइड कर देता है ना। तो इसका मतलब इसके अंदर कुछ तो होगा ऐसा कि भाई यही लाइफ डिसाइड कर रहा है ना। तो जो प्रोटीन्स होते हैं, जो इसके बैक ऑफ द प्रोटीन्स होंगे, है ना, न्यूक्लिक एसिड्स होंगे, ये सब होगा। तो ये क्या करते हैं, सेल का जो काम होता है ना उसको डिसाइड करते हैं, मतलब सब कुछ डिसाइडेड है पहले से ही, ठीक है। हमारी करियर की तरह नहीं कि हमें पता ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। तो हमारी बॉडी हमसे बहुत ज्यादा टैलेंटेड होती है। टैलेंटेड कैसे है कि हमें, जैसे अभी मैं ये नहीं कह रही कि आई एम नॉट जजिंग एनीबॉडी, बट मैं ये कह रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको नहीं पता होता उनको क्या करना है, ठीक है। बट जैसे कि
अब हमारी बॉडी को पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है ना। हम सिर्फ, हमारी बॉडी हिट एंड ट्रायल पे काम नहीं करती। जैसे हम तो हिट एंड ट्रायल पे काम कर भी सकते हैं। हम ये सोचते हैं ना कि भाई चल ठीक है, ये नहीं हुआ तो ये सही, ये नहीं हुआ तो ये सही, है ना। तो हमारी बॉडी का सब कुछ डिसाइडेड होता है पहले से। प्रोटीन्स बन रहे हैं, प्रोटीन्स किस सेल के लिए कौन सा काम करेगा, है ना, कैसे सेल प्रोसेस करेगी, कैसे सिग्नलिंग होगी, सब चीजें पूरी ओवरऑल डिसाइडेड होती है। तभी एक छोटी सी जाइगोट, जो छोटा सा सेल होता है जाइगोट का, वो पूरी लाइफ को एक जन्म देने के लिए काम आता है ना। जिसके अंदर ट्रिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं, जो कि आगे जाके एक ऑर्गेनिजम्स की डेवलपमेंट करती है। ठीक है, आया समझ में? कुछ इंटरेस्ट आया इस चैप्टर में? ठीक है, आगे आगे हम ऐसे ऐसे चैप्टर को आगे डील करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, पूरा रिकैप ले लेते हैं एक बार। हमने आज क्या क्या पढ़ा, ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा आज, और इसको हम आगे भी देखते चलेंगे। देखो नेक्स्ट जितने भी चैप्टर्स हम करते चलेंगे आगे, हमने पहले पढ़ा था कि अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, आगे हम इसको प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इस चैप्टर के बारे में क्या देखा, ठीक है, पूरा सब कुछ छोड़ छाड़ के देखते हैं। अब हमने क्या देखा था, सबसे पहले हमने ये देखा था कि इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है। इनहेरिटेंस का मतलब देखा। इनहेरिटेंस के बाद हमने इस चैप्टर के बारे में डिस्कस किया कि मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस क्या होता है, मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस क्या होगा, है ना, ये बात बताई। फिर हमने देखा कि हेरिडिटी और इनहेरिटेंस में क्या डिफरेंस होता है। अब जो इनहेरिटेंस कर रहा है, जेनेटिक मटीरियल है, जो डीएनए है, वही हमारी इंफॉर्मेशन को इधर से उधर कैरी कर रहा है, हमने वो देखा। इंफॉर्मेशन कैरी करने के बाद हमने क्या देखा, इंफॉर्मेशन के बाद हमने ये देखा कि जो डीएनए इनहेरिटेंस देखा, पेरेंट्स से लेके ऑफस्प्रिंग तक सारे कैरेक्टर्स ट्रांसफर हुए। ट्रांसफर होने के बाद मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस की बात करी। मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस में हमने बायोमोलिक्यूल्स की बात करी, प्रोटीन्स की बात करी, न्यूक्लिक एसिड्स की बात करी। प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ये सारे मिलकर क्या बना रहे थे, सेंट्रल डोग्मा करे थे। सेंट्रल डोग्मा क्या था, डीएनए से डीएनए का बनना ही सेंट्रल डोग्मा, मतलब रेप्लिकेशन। अगर मैं बात करूं आगे आने वाले टॉपिक्स में हम इनकी स्टडी करेंगे कि डीएनए से डीएनए का बनना क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है। अब डीएनए से आरएनए का बनना, है ना, ट्रांसक्रिप्शन होता है। क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है। अब इस ट्रांसक्रिप्शन होता है, और ट्रांसक्रिप्शन अब आरएनए से, जो आरएनए था उससे प्रोटीन का बनना, आरएनए से प्रोटीन का बनने को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो इन पूरी प्रोसेस को डिटेल्ड में हम पढ़ेंगे आगे जाके। ठीक है, अब रेप्लिकेशन भी दो टाइप में होता है। एक होता है हमारा प्रोकैरियोट्स में, है ना, प्रोकैरियोट्स में होगा रेप्लिकेशन कैसे होता है, यूकैरियोट्स के अंदर रेप्लिकेशन कैसे होता है, ये पता होना चाहिए। ऐसे सेम विद ट्रांसक्रिप्शन, प्रोकैरियोट्स में कैसा होता है, यूकैरियोट्स में कैसा होता है, सबको डील करते हुए चलेंगे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, ट्रांसलेशन भी यूकैरियोट्स में कैसा होता है एंड प्रोकैरियोट्स में कैसा होता है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में कैसा होता है, ठीक है, ये बता दिया। डीएनए और आरएनए के अंदर क्या डिफरेंस होता है, डीएनए और आरएनए के अंदर क्या डिफरेंस था, जो डीएनए था दैट इज लेस स्टेबल जेनेटिक मटेरियल, और ये बहुत कम ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है। आरएनए इज मोर स्टेबल जेनेटिक मटेरियल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजनेशन, जो उसके अंदर नहीं होती। ऑक्सीजन की वजह से रिएक्टिविटी क्या होती है, रिएक्टिविटी कम होती है, रिएक्टिविटी नहीं होती तो उसका मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, हमने ये बात करी थी। हमने देखा कि जो डीएनए था वो ज्यादा न्यूक्लिक एसिड, जो ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट था, जस्ट बिकॉज ऑफ थायमीन जो ग्रुप था वो किसके अंदर प्रेजेंट था, सिर्फ और सिर्फ डीएनए के अंदर प्रेजेंट था। थायमीन के अंदर कौन सी बॉन्डिंग हो रही थी, डबल बॉन्ड हो रहा था। किसके साथ हो रहा था, एडेनिन के साथ हो रहा था। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या देखा, ये देखें। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स देखे। न्यूक्लिक एसिड्स के हमने आरएनए डीएनए के बारे में बात करी, डीएनए आरएनए के बारे में बात करी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखा। डिफरेंस देखने के बाद हेरिडिटरी इनके, अब डीएनए के बाद, डीएनए में हमने ये देखा कि जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, है ना, बात करी थी। अब उसके बाद न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर मोर स्टेबल और लेस स्टेबल कौन सा होता है, मोर स्टेबल होता है डीएनए, लेस स्टेबल कौन सा होता है, आरएनए होता है। ठीक है, आरएनए किस किस के अंदर होता है, कोरोना वायरस के अंदर होता है आरएनए, टोबैको मोज़ैक वायरस के अंदर होता है, और आगे भी बैक्टीरियोफाजिस वगैरह के अंदर भी होता है, मैं बताऊंगी आगे। ठीक है, ये बात करी। उसके बाद हमने देखा कि जो ये स्टेबिलिटी ज्यादा इसकी होती है और अनस्टेबल आरएनए होता है। प्रेजेंस इसके अंदर किसका, कौन से ग्रुप का प्रेजेंट होता है, यूरेसिल प्रेजेंट होता है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, थायमीन प्रेजेंट होता है ना, ये बात करी। अब इनके बाद हमने क्या देखा, हमने ये देखा जो न्यूक्लियोटाइड्स थे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स थे, वो न्यूक्लियोटाइड्स, जो न्यूक्लिक एसिड था वो किससे बना हुआ था, न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ था, पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना हुआ था। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के अंदर तीन चीज थी, क्या थी, नाइट्रोजनस बेस था, पेंटोज शुगर था, और फॉस्फेट थे। ठीक है, तो नाइट्रोजनस बेस किससे बने हुए थे, एडेनिन था, प्यूरिन पिरामिडिन्स बने हुए थे, प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन्स बने हुए थे। प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन्स पे हमने क्या देखा, एजी देखा, पूजा से याद किया हमने, किससे याद किया, पूजा। तो पूजा तो मतलब पू फॉर प्यूरिन्स एंड जी ए फॉर पूजा, एडेनिन गुआनिन की बात करिए ना, पूजा। अब पिरामिडिन्स के अंदर हमने कट लगा दिया। ठीक है, कट, तो कट से हमने याद किया डीएनए आरएनए, और जो ये देखा डीएनए में था, और यू था दैट इज इन आरएनए, और टी इज थायमीन।
ठीक है, ये देख लिया। अब पेंटो शुगर की बात की, पेंटो शुगर के अंदर राइबोज की बात की, डीऑक्सी राइबोज की बात की। जब हमने पेंटो शुगर के अंदर राइबोज की बात की एंड डीऑक्सी राइबोज की, तो हमने देख लिया स्टेबिलिटी किसमें ज़्यादा थी किसमें नहीं थी। फॉस्फेट की बात करी। अब न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड में ये तीनों चीज़ें आ रही थी, तीनों चीज़ें, और न्यूक्लियोसाइड के अंदर हमने क्या कर दिया, किसको साइड किया था, फॉस्फेट को साइड कर दिया था, फॉस्फेट को साइड कर दिया था। तो न्यूक्लियोसाइड में हमने फॉस्फेट को साइड किया। फॉस्फेट को साइड करने के बाद हमारा क्या बना, फॉस्फेट को साइड करने के बाद हमारा ये न्यूक्लियो नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर सिर्फ और सिर्फ था। ठीक है, अब हमने ये देखा कि आगे आगे कैसे कैसे प्रोसीड होगा। तो यहाँ तक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आगे हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। अब आगे हम देखेंगे रेप्लिकेशन क्या होता है, और कुछ रेप्लिकेशन बताने से पहले मैं आपको थोड़ा डीएनए का स्ट्रक्चर भी समझा दूंगी दोबारा। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो जितना भी आज हमने चैप्टर किया है उसको पूरा रिकैप करेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, और टाइम से ज्वाइन हो जाया करें। और नेक्स्ट चैप्टर जो नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू होगी वो इसके आगे से होगी। इतना जितना मैंने कराया उसको पढ़ के आना ढंग से, ताकि जो नेक्स्ट क्लास में हो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा हो। और रोज का रोज पढ़ोगे और रोज के रोज क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपके लिए ही बहुत ही ज्यादा परेशानी नहीं होगी बाद में जाके। ठीक है, बैकलॉग्स नहीं करने हैं, सबको आपने पूरे क्लियर करते हुए चलना है रोज रोज। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी बार देखो, मैं नेक्स्ट क्लास में जब आऊंगी तो आपके रिलेटेड क्वेश्चंस भी लाऊंगी, है ना, नीट के PYQs भी लाएंगे, ताकि जितना आपने अभी तक करा हमें पूरा ढंग से क्लियर हो जाए। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि जितना भी देखो, मैं ये बोलूंगी कि लास्ट के जो सिचुएशन से, पैनिक सिचुएशन से बचने के लिए, एंजाइटी से बचने के लिए, अगर आप पहले रोज का रोज रिवाइज करोगे, ठीक है, जैसे मेरी क्लास का रिवाइज किया, बाकी और भी एडुकेटर्स के जो भी क्लास का रिवाइज किया, और बहुत रिवाइज करोगे साथ में, और रिस्ट्रिक्टेड नोट्स, जो नोट्स आपको प्रोवाइड हो रहे हैं वही पढ़ो, आप दोबारा रिपीटेड रिवीजन करो और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, आपका एग्जाम आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू, टिल देन कीप स्माइलिंग एंड हैव अ नाइस डे।